advantages of giving anesthesia via face mask or laryngeal mask airway versus endotracheal tube. सर दोबारा रिपीट करें, मैं जरा हेडफोन लगा रहा था। एक पेशेंट को आप एनेस्थीसिया दे रहे हैं वाया फेस मास्क या लेरेंजियल मास्क, ठीक है, rather than passing endotracheal tube. What are the advantages? जी सर, एडवांटेजेस ये होंगे कि हम उसकी लरेंजियल सिंपैथेटिक रिस्पांस उसका ब्लंट करेंगे। ब्लंट यानी कि सिंपैथेटिक रिस्पांस नहीं आएगा उसमें, और क्या होगा, और लेकिन इसमें एस्पिरेशन के चांसेस होंगे। एक सेकंड, अभी आंसर आपका मुकम्मल नहीं हुआ। ये आंसर मुकम्मल नहीं हुआ। एक तो यही है कि और सोचो जरा, और कुछ इसमें क्या एडिशन होना चाहिए? इंटुबेशन करने के लिए कुछ करना पड़ता है, कोई दवाइयां देनी पड़ती हैं? जी सर बिल्कुल, मसल रिलैक्सेंट्स यूज नहीं हो गए LMA में या फेस मास्क पे। और उसका क्या एडवांटेज होगा? न्यूरोमस्कुलर पेशेंट स्पॉन्टेनियस रहेगा, स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करता रहेगा। तो उसका एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज आप बात सही बता रहे हो, लेकिन आप डिफेंड नहीं कर पा रहे ना। देखो, जब भी मसल रिलैक्सेंट देते हैं पॉलीफार्मेसी, आप कम दवाइयां देंगे ना रिलेटिवली। अगर आपने पेशेंट को मिसाल के तौर पे आपने उसको मसल रिलैक्सेंट नहीं दिया तो आप रिवर्सल भी नहीं देंगे, ठीक है। तो आपने मसल रिलैक्सेंट को भी अवॉइड कर लिया, आपने रिवर्सल एजेंट को भी अवॉइड कर लिया, ठीक है। पेशेंट स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, जी सर बिल्कुल, पॉलीफार्मेसी और पेशेंट और स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन पे है, लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस भी होंगे, कम खत्म होंगे नहीं, आप उतनी सिंपैथेटिक जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो नहीं आएगा। उसके बाद जो है आपको सक्शन नहीं करनी पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तो यही है कि एस्पिरेशन चांसेस होंगे, क्योंकि लैरिंक्स और उसके इसोफेगस के दरमियान ऑब्वियसली कम्युनिकेशन है, यानी कि कोई हर्डल नहीं है बीच में। एयरवे सिक्योर नहीं होगा ना? ट्रॉमा हो सकता है। जी सर, एयरवे सिक्योर। तो और टंग फॉल करती है? अगर इनके अप्रोप्रिएट साइज नहीं होगा तो वो ब्लॉक भी कर सकता है एयरवे को, ठीक है। तो टंग फॉल करने की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो अगले स्टेप में क्या होगा? डिसैच, हाइपोक्सिया। और इसके अलावा कुछ होगा? के अलावा जी, एनीवन? तो ये नहीं, हार्ड टू वेंटिलेट वो तो ठीक है, लेकिन जब लाइट प्लेन में होगा तो लेरिंगोस्पैज्म हो सकता है, ठीक है। लेरिंगोस्पैज्म हो सकता है, ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर जो बेसिकली अगर टंग फॉल करे या किसी भी वजह से अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उससे एक कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है थ्योरेटिकली? नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडीमा। हाँ जी, नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडीमा है। ये कहने को देखें, ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है ना, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को चेक करने का है, ठीक है। तो आमतौर पे चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चन के पूछे जाने की, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज क्या होती है? जी सर न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, इसमें मसल रिजिडिटी होती है। मसल रिजिडिटी होती है। मसल स्टिफनेस, मसल रिजिडिटी होगी सर, स्टिफनेस रिजिडिटी मूवमेंट्स अफेक्ट होती है, और ट्रेमर्स होते हैं, स्लोनेस होती है, और तो जैक बताना नहीं आ रहा। देखें, इट इज इम्बैलेंस बिटवीन इनहिबिटरी एंड स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन। ठीक है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कम हो जाते हैं। जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कम होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? रिजिडिटी होगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि बेसिकली जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, डोपामीन, उसकी कमी हो जाती है। जब डोपामीन की कमी होगी तो क्या होगा? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जिसको कहते हैं, वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स का क्या मतलब होता है? जी, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम क्या होते हैं? एनीवन प्लीज? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम क्या होते हैं भाई? irregular movements with सर रिजिड रिजिडिटी एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो सकती है सर, रिजिडिटी हो सकती है सर, और eyes up rolling, salivation, ओके। तो बेसिकली जो होता है ना, मतलब अगर अच्छा एक और ये क्वेश्चन टेबल बाय वे के अंदर वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्किंसनिज्म एंड पार्किंसंस डिजीज? जी तो समझ आया क्वेश्चन या नहीं? सर समझ नहीं आया क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्किंसनिज्म एंड पार्किंसंस डिजीज? जी सोचिए जरा, ये फेल वाला क्वेश्चन नहीं है। सर पार्किंसनिज्म डिजीज, पार्किंसनिज्म में सर उसमें तो रिजिडिटी होती है, ब्रेडिकाइनेसिया होता है ठीक है, और ट्रेमर्स भी होते हैं साथ में सर। ठीक है, तो पार्किंसनिज्म में क्या होता है? ये पार्किंसनिज्म में है सर। अच्छा, तो पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है? सर उसमें ट्रेमर्स होते हैं सर। ये नहीं होता। किसी जो अभी ये मैसेज में लिखा है ना किसी ने, जो पार्किंसंस डिजीज होती है ना, वो यूजुअली जो है वो इडियोपैथिक होती है, लेकिन इसके अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स स्पेसिफिकली सब्सटेंशिया निग्रा के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन एसिटाइलकोलिन एंड डोपामीन। ठीक है,
जबकि जो ये सर पार्किंसनिज्म ये पार्किंसंस डिजीज है, ठीक है। और पार्किंसनिज्म उन तमाम सिम्टम्स को कहते हैं जो कि यानी कि बेसिकली अब कहने को जो और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पार्किंसनिज्म उन क्लिनिकल सिम्टम्स को कहते हैं कि जो पार्किंसन डिजीज, इसकी क्या एग्जांपल क्या है, इसकी जो है वो आपकी जो क्या नाम है उसका, जो एंटी डोपामिनर्जिक मेडिसिन है, ठीक है, वो उस वक्त डोपामीन को कम करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो पार्किंसंस डिजीज नहीं होती, समझ आई, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके अंदर कोई ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा के बाद हो सकता है, उसके अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई इंफाक्शन के बाद पोस्ट इंफाक्शन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो ये एक इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन है, पढ़ते हुए ये बंदा इसको वैसे ही वो कर जाता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में नहीं पूछा जा सकता मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन ये है कि ये आपको पता होना चाहिए कि देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन पार्किंसंस डिजीज एंड पार्किंसनिज्म, ठीक है। अच्छा, अब एनेस्थेटिक्स के लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? जी, वेरी गुड। ड्रग इंटरेक्शन, आप पहले देखें, कोशिश ये किया करें कि जो ड्रग डिजीज की पैथोलॉजी होती है ना, उसको आप कहीं से ढूंढें कि उसका एनेस्थीसिया की जो मेन मैनेजमेंट है उससे कोई ताल्लुक बनता है। तो इसके अंदर दो बातें आप पहले बताएं, तो फिर उसके बाद आप ड्रग इंटरेक्शन बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें बेसिकली ना बहुत ज्यादा होती है सेक्रीशन। सर इनमें एयरवे जो है ना एस्पिरेशन का रिस्क होता है बिकॉज ऑफ ड्रूलिंग, और बल्बार मसल्स जो है ना वीकनेस होती है। ये दो बातें हो गई। एस्पिरेशन और ये, और दूसरा वो हमने दवाएं जो है ना अवॉइड कर ली हैं। नहीं, जो एक सेकंड, अब आप इस आंसर को मुकम्मल बताइए ना। आपने एक बता दिया कि इसके अंदर सिक्रीशंस होती हैं, बल्बर वीकनेस होती है, ठीक है, एस्पिरेशन का रिस्क होता है, मतलब बहुत ज्यादा सिक्रीशंस होंगी, वो क्या उसको क्या कहते हैं, सियालोरिया होगा, ड्रूलिंग हो रही होगी, ठीक है। और दूसरा क्योंकि इनकी स्पास्टिसिटी मसल होती है, इनकी इजी मसल नहीं होते, तो इनकी पोजीशनिंग और इनकी जो है ना वो आउटी टेबल पे ना मूविंग के लिए भी प्रॉब्लम आ सकती है सर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात आप एक मिस कर रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, लेट मी रिकॉल। ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी। हाँ सर, सॉरी, वो तो बहुत होती है इनमें। देखें, हमारे लिए तो बाकी इंपॉर्टेंट चीज बता के आप बेशक जो मर्जी बताएं, जो हम लोगों ने एग्जामिनर्स का फेस किया था ना, राइसस सार्डानिकस, तो पार्किंसोनियन फेस भी होता है एग्जामिनर्स का, ठीक है। और ब्रेक मतलब अल्लाह माफी दे, मैं उसमें एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि पहले उनको मूवमेंट शुरू नहीं होती, और जब मूवमेंट होती है तो रुक नहीं पाते, ठीक है। उसको कहते हैं फेस्टिनेंट गेट, तो गिर सकते हैं, फॉल के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, इसके अंदर दो तरह की रिजिडिटी होती है, कॉक व्हील रिजिडिटी होती है और एक लेड पाइप रिजिडिटी होती है, ठीक है। सर तो हमारे से इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनका आप पहले जिक्र कीजिए। जो जवीरिया आपने बोला था ना मेडिसिन का, वो उसके बाद आए, ठीक है। ये अपनी बताएं, किसी भी बीमारी को एक्सप्लेन करना है ना, तो पहले कोशिश करें कि उस की जो डिजीज पैथोलॉजी है उसको पहले टारगेट करें, फिर देखें कि उसका हमारे मेजर सिम्टम से हमारा देखें ताल्लुक कार्डियक सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ऑटोनॉमिक सिस्टम से, उसको जो हमारे जो एनेस्थीसिया के जो प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर देखें, सोचें। जो हम लोगों ने एनेस्थीसिया प्लानिंग के बारे में कल जिक्र किया था, उसमें देखें उसमें कहाँ कहाँ पे फिट होती है चीज, ठीक है। तो अच्छा, अब आ जाएंगे
उसकी जो मेडिसिन का क्या चक्कर होता है, इनमें कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे होते हैं? जी, लिविडोपा, कार्बिडोपा। ये लीवियोडोपा और कार्बिडोपा में क्या फर्क होता है? सर कार्बिडोपा उसको चेंज नहीं होने देता पेरिफेरीज में और ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कराता है, ऐसे ही अनएक्टिवेटेड, और फिर वो जाके लीवोडोपा दिमाग में चेंज होती है, कुछ ऐसा। जी, क्योंकि डोपामीन वैसे किससे मेटाबोलाइज होती है? सर माओ से। इसका इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे इसके खत्म होने के दो तरीके होते हैं, एक इनका मेटाबॉलिज्म होता है, दूसरा क्या होता है? सर वहां से एब्जॉर्ब हो जाती है ये, एब्जॉर्ब के बजाय कौन सा लफ्ज होता है यूज? रीअपटेक हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो जब आप ये दवाइयां दे रहे होंगे, कोई भी लीवोडोपा या तो एनेस्थीसिया से इसका क्या इंटरेक्शन होगा, क्या हो सकता है इन पेशेंट्स में? सर फिर जब हम कोई एंटीडोपामिनर्जिक देखें तो वो वाले मसले पूछना चाह रहे हैं? ये आप किताब बताएंगी, ये आप किताब की बात बता रही हैं। वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या हो सकता है? ये तो देखिए कोई दवाई ना देने वाली बात है ना, कि वो इनके सिम्टम्स को वो प्रोनाउंस कर देंगे। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो जिन पेशेंट्स में ये पेशेंट दवाइयां ले रहे होंगे, तो बीइंग एन एनेस्थेटिस्ट आपको क्या ख्याल करना है? पेशेंट को पार्किंसंस हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट सर को। विड्रॉल। एक सेकंड पहले एक बंदा बोले। जी आदिल, आप क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ पार्किंसंस हो सकता है, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट के इफेक्ट जो है ना। देखिए मेरी बात सुने, आपको जब सवाल पूछा जाए ना, तो आप पहले सोचें कि उसका जवाब, क्योंकि प्रॉब्लम मैं बार बार, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात आप लोगों को पॉइंट आउट करनी पड़ती है कि आप लोग किताब का सफ़ा रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर बहुत आसान है, इतना आसान है आप कहेंगे हाँ वाकई। डोपामीन क्या चीज होती है? कैटेकोलामीन है ना? तो कैटेकोलामीन से क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? आदिल बताओ आप। सर हाइपरटेंशन होनी चाहिए, हो सकती है। एरिथमियास। और वो एरिथमिया, और वो चीजें भी हमें नहीं इस्तेमाल करनी जिससे एरिथमिया या हाइपरटेंशन क्राइसिस हो। आ गई समझ बात? कि अगर मिसाल के तौर पे आपने ऐसी दवाइयां अवॉइड करनी है, क्योंकि ये खुद एरिथमोजेनिक चीज है, ऊपर से एनेस्थीसिया में स्ट्रेस की वजह से कैटेकोलामीन ज्यादा रिलीज होते हैं, तो आपने ऐसी दवाइयां अवॉइड करनी है जिनसे इस चीज को प्रोनाउंस हो। ठीक है, ये इसमें बताने का मकसद है। आप जो बता रहे हैं ना, आप गलत नहीं बता रहे हो, लेकिन वो आंसर रेलेवेंट नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अपनी जो मस्जिद है ना, हर बात को घुमा के अपनी मस्जिद आप लोगों को, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है वो बात, मैं वो उस बात को मैं इंटेंशनली बोल ही नहीं रहा अभी, क्योंकि वो बात आप लोगों को पता है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जी एंटी डोपामिनर्जिक दवाइयां नहीं देनी, एंटीसाइकोटिक्स नहीं देनी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा और कौन सी मेडिसिन इनके अंदर, और कौन कौन सी मेडिसिन चलती हैं? एक आपने लीवोडोपा बता दी, और सर बैक्लोफेन वगैरह। बैक्लोफेन के अलावा भी कुछ होती है मेडिसिन ना, माओ होता है, सर बेंस्ट्रोपिन भी तो ले रहे होते हैं ये एंटी मस्करीनिक एंटीकोलिनर्जिक, क्योंकि एसिटाइलकोलिन ज्यादा होता है ना इनमें। तो आप बताइए ना ये। जी सर बेंस्ट्रोपिन लेते हैं और फेनेड्रीन, ये दो दवाइयां मुझे याद आ रही हैं जो एंटीकोलिनर्जिक हैं। देखें अगर आपको ये इतनी दवाइयों का मुश्किल मुश्किल नाम भूल भी जाए ना, तो आप ये देखें कि या तो डोपामिनर्जिक दवाइयां होंगी या एंटीकोलिनर्जिक होंगी। ठीक है जी। तो आप, तो इससे रिलेटेड आपको दिमाग में आ जाने चाहिए एंटीकोलिनर्जिक एनेस्थीसिया में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या आपको ख्याल रखना चाहिए एंटीकोलिनर्जिक्स। जी तो
अच्छा ये भी तो टेकिकार्डिया और एरिथमियाज ये भी कराएंगे क्योंकि टेकिकार्डिया तो करेगा। जी। और ड्राई ड्राई ड्राइनेस पेशेंट्स वो ड्राइनर, उसके लिए एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम जी भी हो सकता है इसकी वजह से। जी, तो वो बताए ना। जिससे ये पेशेंट्स वैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम के साथ। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम हो सकता है, डिलीरियम होगा, टैकीकार्डिया होगा, कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, इन एडिशन टू हाइपरटेंशन। जो एमएओ इनहिबिटर्स होते हैं, एमएओ इनहिबिटर से एक कंडीशन होती है, एमएओ इनहिबिटर जो इनमें यूज होता है ना, वो डिफरेंट होता है जो एंटी डिप्रेसेंट्स में होता है, ठीक है, वो यहाँ पे एमएओ बी होता है इनहिबिटर, ये नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। सर इन दोनों में प्लीज फर्क बता देंगे। ए बी में वो तो पता है कि सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव वाली बात तो समझ आती है, ए बी समझ नहीं आती है। ये डिफरेंट मेरे ख्याल से, आई एम नॉट सॉरी, मुझे नहीं पता ये नाम का देखो, ये सारे जितने भी होते हैं ना उनमें माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको मैं आपको इसकी एग्जांपल देके बता देता हूँ कि जैसे जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, तो वेलापामिल में और ब्रैपामिल में और डाइहाइड्रोपायरिडीन्स में और डेल्टाजेम में जो फर्क होता है ना, वो ये होता है कि वो हार्ट में जो चैनल्स होते हैं ना, कैल्शियम चैनल्स, वो मेरा एल टाइप होता है या पी टाइप होता है, जो भी हार्ट में होता है उसके ऊपर ब्रैपामिल उस पे ब्रैपामिल ज्यादा एक्ट करता है, ठीक है, और जो पेरिफेरल वाले हैं उनमें जो है वो डाइहाइड्रोपायरिडीन ज्यादा एक्ट करती है, ठीक है। तो इसी तरह का कोई डिफरेंस होगा, मैं मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन ज़हन में रखें बेसिकली दोनों का एक जैसा इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस पेशेंट की प्री ऑपरेटिव जो है वो, अगर आप बात करें कंसर्न्स, तो प्री ऑपरेटिवली आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा? सर एक तो सबसे पहले हमें ड्रग्स विड्रॉल चलिए शुरू से शुरू कर लेते हैं। सर एयरवे से रिलेटेड नहीं प्री ऑप, देखिए वो तो अभी हमने कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, तो आप देखें कुछ बातें होती है, बज़ वर्ड्स होते हैं, इसके अंदर आपके बज़ वर्ड आपके दिमाग में दो आने चाहिए, एस्पिरेशन रिस्क बिकॉज ऑफ सिक्रीशंस, नंबर 1, नंबर 2 सडन हीमोडायनेमिक कोलैप्स बिकॉज ऑफ ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, ठीक है, और उसके बाद ये कि कुछ डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये तो आपका वो आपके जो उसके अंदर जब ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी है तो आपने उसके अंदर इंट्राआर्टेरियल ब्लड प्रेशर लेना है, ठीक है। आपने ऐसी दवाइयाँ यूज करनी है जिससे बहुत ज़्यादा हीमोडायनेमिक स्ट्रेस ना आए, ठीक है। वो ये कॉमन चीज़ें, इसलिए मैं उस पर नहीं कर रहा। जब पार्किंसनिज्म की स्पेसिफिक बात होगी ना, तो उसके अंदर आपने ये मेक श्योर करना है कि ये पेशेंट जो ऑप्टिमल इसकी कंडीशन है, जितना भी इसमें दवाइयों की रीएडजस्टमेंट से इसके सिम्टम्स इंप्रूव कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज किया जाए, ठीक है। तो न्यूरोफिजिशियन से इसकी कंसल्टेशन होगी रिगार्डिंग द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ड्रग डोज एंड कंडीशन, ठीक है। और अगर इन दवाइयों की वजह से कोई सिस्टेमिक इफेक्ट आ रहा है तो वो उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन इसके अंदर बात ये है। जो सर इंडक्शन में आरएसआई करेंगे, आरएसआई करेंगे, लेकिन आरएसआई के अंदर भी आपने दिमाग में भी बात रखनी है। क्या इंपॉर्टेंट बात होगी आपको? आरएसआई के रेफरेंस से मैंने बताया ना कि आरएसआई के अंदर इस तरह के पेशेंट जिनके अंदर ऑटोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है तो पेशेंट कोलैप्स भी हो सकता है, ठीक है। और जब ये सिक्रीशंस और ये ज्यादा हो तो उनकी वजह से ये क्या पोस्ट ऑपरेटिव क्या पल्मोनरी रिस्क फैक्टर होता है? यस सर, पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाएंगे। तो पोस्ट ऑपरेटिव तो इसमें आप बोल सकते हैं एचडीयू का जिक्र कर सकते हैं। यस सर। तो ये आपने प्री ऑपरेटिव बोलना होता है, ठीक है। कोशिश करें जो चीजें आप प्री ऑपरेटिवली बता दें, भूलेंगे नहीं, ठीक है।
तो ऑप्टिमाइजेशन हो गई। प्री मेडिकेशन इसमें करेंगे आप, ग्लाइकोपाइरोलेट देंगे। वैसे तो ये पेशेंट्स एंटीकोलिनर्जिक्स वैसे ही ले रहे होंगे ना, तो ग्लाइकोपाइरोलेट विल बी गिवन, ठीक है। तो यही इसमें है, बाकी यही है कि चेस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं और निमोनिया हो सकता है। इसके अंदर कुछ किताबों में रिस्ट्रिक्टिव का लिखा होता है कि रिस्ट्रिक्टिव लंग के पैटर्न हो सकता है, ठीक है। और आपने दवाई सर ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव कैसे होगा सर ये स्मिथ में लिखा था ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में। देखें, आप मुझे एक्सप्लेन कर दें ऑब्स्ट्रक्टिव कैसे होगा। होने को तो देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब भी क्रोनिक इन्फेक्शंस होते हैं सिक्रीशंस की वजह से और स्टेसिस की वजह से, तो उनमें क्या हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जब रिजिडिटी वाली चीज होगी तो यूजुअली उनमें कौन सी प्रॉब्लम्स होने के ज्यादा चांसेस होंगे। हाँ उसमें रिस्ट्रिक्टिव ज्यादा होगी, जाहिर है वो इस तरह से रिकॉइल भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, समझ आ गई बात। होने को देखें कुछ भी हो सकता है, तो इसमें आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एको, ठीक है, और आप ड्रग का लेवल्स, अब पता नहीं ये ड्रग का लेवल्स मैं वैसे आपको अपनी सोच से बता रहा हूँ, ड्रग का लेवल्स कह सकते हैं शायद। सर इसमें ऐसा कोई नहीं है जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स इतना नैरो हो। नहीं, बात थेराप्यूटिक इंडेक्स की नहीं होती है सिर्फ, क्या ड्रग लेवल सिर्फ थेराप्यूटिक इंडेक्स के लिए करवाया जाता है? सर इसलिए भी अगर ज्यादा डोज लेते तो पोस्ट ऑफ वेंटिलेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी, अगर मिसाल के तौर पे अगर वो थेराप्यूटिक लेवल से कम है, जैसे एंटी एपिलेप्टिक्स का नहीं कराते ड्रग लेवल, एंटी रिथमिक्स का, एंटी एपिलेप्टिक्स का, ताकि वो जो उसका जो थ्रेशोल्ड है उससे वो कम ना हो, ठीक है। तो ये चीज है, खाली इसके लिए नहीं होता। तो अच्छा, अब हम जी एक और बात भी थी, ये हमने इस पे अभी तो हाँ वो बात कर रहे थे, मुझे याद आया कि कोई इसकी आईवी फॉर्म नहीं मिलती इन मेडिसिन की, सिर्फ एक ही मिलती है, तो वो भी हमने ध्यान में रखना होता है, एनजी से देनी पड़ती है। हाँ जी, अगर सर प्री ऑपरेटिवली इनकी जो ड्रग चल रही है उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, और उन ड्रग का हमारी एनेस्थेसिया ड्रग के साथ कोई इंटरेक्शन है, हो सकता है? यार बिल्कुल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है ना, ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ये इसका यही ऑप्टिमाइजेशन ही होगी इसके अंदर, कि अगर वो सिम्टम्स ज्यादा या कम हो रहे हैं, दवाई कम करने की या ज्यादा करने की जरूरत है, तो वो पहले न्यूरोफिजिशियन के जरिए आपने इसकी ऑप्टिमाइजेशन करवानी, ठीक है, ठीक है, कलेक्टिव केस के लिए। अच्छा, अब हमारा मेजर मसला हल हो गया, हमने एस्पिरेशन की बात कर ली, सिक्रीशंस की बात कर ली, पल्मोनरी बात कर ली, ऑटोनॉमिक की बात कर ली। अब और इनहेलेशनल में कौन सा वर्स्ट होगा, कौन सा बेहतर होगा? डेस्फ्लोरेन को तो छोड़ ही देते हैं, सीवो आइसो ठीक रहेगा, क्योंकि डेस्फ्लोरेन वही बात है, फिर वही सर वो हार्ट रेट बढ़ाएगा, फिर रिदमियाज पहले ही कैटेकोलामीन है। अच्छा, तो सीवो से नहीं है, सॉरी आइसोफ्लोरेन से नहीं होता टैकीकार्डी? कंपैरेटिवली कम होता है। चलें सर, सीवो इज द सेफेस्ट वन। सीवो इज द सेफेस्ट। और वर्स्ट कौन सा है? हेलो नहीं, हेलोथेन, ठीक है, हेलोथेन। अच्छा, उसके बाद आईवी इंडक्शन एजेंट्स आप कौन से देंगे? सर केटामिन को वुड बी बेस्ट। केटामीन आप अवॉइड करेंगे। क्यों देंगे? हाँ, केटामीन अवॉइड करेंगे। बेहतर देखें, जब भी आप हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी का चक्कर आ जाए ना, तो आपको एटॉमिडेट आपकी हेल्प के लिए आ जाए। प्रैक्टिकली इट्स अ बकवास मेडिसिन, लेकिन जाहिर बात है वो आपने थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसका कोई खास फायदा नहीं है। आप अगर मल्टी पॉलीफार्मेसी करके प्रोपोफोल, मिडाजोलैम और आप जो अगर अच्छे आपके पास ओपियाइड्स हैं आप उससे करें तो आपको एटॉमिडेट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो लेकिन ये स्लो टाइट्रेटेड डोजेस दे देंगे। स्लो टाइट्रेटेड डोज रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन में कैसे होगी, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी बहन, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीजों को इंटरप्रेट। देखें,
आप किताब में एक चीज लिखी होगी, वहां पर आपको इंटरप्रेट करके दोनों बातों को बताना है, ये है इधर आग है इधर खूह है, आपने दोनों बातें बतानी है कि एस्पिरेशन का भी रिस्क है और हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो आप मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन विल बी अ बेटर चॉइस, ठीक है। ठीक है सर इनका सर ए लाइन पहले ही डाल दे सर इन ये लाइन आप पेशेंट्स पहले में भी डालें। अगर जी अजहर क्या हाँ। कह रहे हो आप? इवन इफ एनपीओ इज कंप्लीट, उसके बाद भी हम आरएसआई करेंगे? यार देखो यही तो इसमें असल में चक्कर है कि इसमें सिक्रीशन ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप इसके अंदर आप एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, इसमें जीआई की सिक्रीशन भी ज्यादा होती हैं, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन भी ज्यादा होती हैं। मैंडेटरी तो देखो मेरी बात सुनो, वो डिपेंड करेगा ना कि वो क्या सर्जरी है, ठीक है। सर एक और बात भी है, स्पाइनल जहाँ लगा सकते हैं स्पाइनल लगा देते हैं, वो भी तो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है ना, तो वो लगा देंगे, उसको भी मसला है। अच्छा स्पाइनल देखें, इसके अंदर एक तो बात वो जो पहले बताई थी ना कि क्योंकि ट्रेमर्स होते हैं, तो ऐसी कंडीशन के जिसके अंदर ट्रेमर्स की वजह से प्रॉब्लम हो, ठीक है। अगर ट्रेमर्स की वजह से पोजीशनिंग में और ट्रेमर्स की वजह से आप, जैसे मिसाल के तौर पे ये पार्किंसंस डिजीज का केस मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर में नहीं हो सकता क्योंकि पेशेंट हिल रहा होगा, आई की सर्जरी नहीं हो सकती, ठीक है। इवन वो सर्जरीज के जो नॉर्मल पेशेंट के अंदर आप लोकल में कर लेते हैं वो नहीं हो सकती इनके अंदर उस तरह से, ठीक है। तो आप डेफिनेटली स्पाइनल इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। स्पाइनल आप दे सकते हैं, वही हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी का आप ध्यान में रखें बस कि इसके अंदर एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है। और पेशेंट को ट्रेमर और रिजिडिटी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है स्पाइनल में कि नहीं? हो सकती है, पोजीशन भी नहीं बनेगी, मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये और दूसरी बात ज़हन में रखें बात, क्या इनमें अभी इतनी हमने कहानी सुनाई है कि एस्पिरेशन एस्पिरेशन सिक्रीशन 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 सिक्रीशन, तो जहां पर ऐसी कंडीशन होगी उसमें स्पाइनल के बाद एयरवे सिक्योर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने देखें वहां पर वाईवे में तो ये चीज करना बहुत आसान है, वाईवे में तो आपने उनको बता देना है कि ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ये जो स्टेटमेंट होता है ना, मैं तो जी ये लगाऊंगा, ये मैं ये करूंगा, ये जब आप इसको ये बताएं कि इट कैन बी बोथ कैन बी गिवन, अगर इफ यू विल बी डूइंग दिस थिंग सो ये प्रॉब्लम हो सकती है तो आई विल बी मेंटली प्रिपेयर, अगर आई एम चूजिंग जीए तो मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है, आई विल बी मेंटली प्रिपेयर, ये आंसर है इसका। अगर एक पेशेंट को आपने स्पाइनल ये पार्किंसन डिजीज का है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर एक्सेजरेटेड हाइपोटेंशन हो सकती है, तो यू कहें कि यू विल डेफिनेटली प्री लोड द पेशेंट विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब आपको ये उनको ये पता लग गया ना कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन इसके में, कोई और पॉइंट हमने मिस तो नहीं किया? ओपियोइड्स की बात कर लें, एनाल्जेसिया की। एनाल्जेसिया का इसमें देखें वही टैकीकार्डिया जो क्रिएटिंग है ना वो आप अवॉइड करें। एंटीएमेटिक तो आप लोगों को बहुत पसंद है इसलिए मैं एंटीएमेटिक की मैं बात ही नहीं कर रहा, तो आप लोगों को वैसे ही हिफ्ज है वो बात। इस पेशेंट के अंदर डिलीरियम अगर होगा तो नॉर्मली हम अगर मिसाल के तौर पे वो देते हैं हेलोपेरिडोल, तो वो नहीं देना आपने। मेटोक्लोप्रोमाइड वैसे ही एक बकवास दवाई है, शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द प्रैक्टिस इफ ऑन्डेंसेट्रॉन इज अवेलेबल। ऑन्डेंसेट्रॉन बाय द वे किस कंडीशंस में ऑन्डेंसेट्रॉन को ध्यान से देना है? सर हार्ट ब्लॉक्स में यार क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है ना, प्रोलॉन्ग करती है जी। तो अगर ऐसा पेशेंट है जो पहले एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है या कोई और एमाइलोडोरोन या कोई इनके एंटी रिदमिक्स देख लिया आपने, तो उनसे जिन जिन दवाइयों से क्यूटी प्रोलॉन्ग होगा, अब आप पार्किंसन डिजीज है तो आप पार्किंसन डिजीज के अंदर आप ये दे रहे हैं, साथ इन पेशेंट में वैसे भी एरिथमियाज हो सकते हैं, तो आगे समझ बात, हर आंसर जो है वो तरतीब से देना है। अच्छा एक क्वेश्चन, क्या इनके अंदर कोई ऐसा डोपामिन एंटागोनिस्ट है जो दिया जा सकता है? इंट्राऑपरेटिवली देना है। हाँ जी, ये जो मेरे चीते हैं ना ये आंसर दे रहे हैं दोनों, ठीक है। मेरे बाकी भी चीते बने भाई, असद भी चीता बने और हसाम भली भी चीता बने और बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह। जवेरिया ने भी अच्छे आंसर्स दिए हैं। ये हमारे ओमान वाले लेख राज भाई खामोश रहते हैं। मौजमा जो है, मौजमा आर यू फ्रॉम सरगोदा? मौजमा खामोश है और बहुत सारे लोग खामोश हैं, ठीक है।
तो सब लोग पार्टिसिपेट करें। इस तरीके से जो डिस्कशन करके जो नॉलेज आती है वो बहुत देर पा होती है, ठीक है, और आपको उसके राइट लेफ्ट ट्विस्ट टर्न्स का आपको पता होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज मैं काफी डाउन हो रहा था, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, लेकिन मैंने कहा सर पल्स ऑक्सीमेट्री भी कर लें आज ही। यार आज नहीं, आज मेरी हिम्मत नहीं है, कल इंशाल्लाह, ठीक है, कल कर लेंगे। ओके ठीक है, तो डोमपेरिडोन देते हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता, ठीक है, तो डोमपेरिडोन आप दे सकते हैं। डोमपेरिडोन सर सिर्फ लास्ट सवाल के ईईजी अगर पढ़ना हो तो कहाँ से पढ़ी जाए? ईईजी क्यों पढ़नी है आप? सर दो एक आधा कभी कभार जो है ना सवाल आ जाते हैं पार्ट 2 इसमें ना एमसीक्यू यार वो में, सिर्फ बल्कि उसकी दो जो तीन वेव फॉर्म्स है ना, देखो जो उसकी वेव फॉर्म्स है, देखो आईसीपी की हाँ। वेव फॉर्म्स और ईईजी की वेव फॉर्म्स, सिर्फ आपको उनकी वेव फॉर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो, डेल्टा ए, डेल्टा वेव, और मुझे तो याद भी नहीं अब इस टाइम पे वो बीटा यार वो देखो मेरी बात सुनो, मुझे अब याद आ रहा है कि वो एक किताब है आईसीपी की, तो वेव फॉर्म उसमें मैंने पढ़ी थी किसी जमाने में एसएक्यूज की बुक्स में, एसएक्यूज की बुक सर वो थी। बुगादी में है। हाँ जी, बहुत अच्छा लिखा हुआ है वो तो है, लेकिन ईजी सिर्फ सर उसमें जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन सी दवाई जो है ना आइसोइलेक्ट्रिक करती है, कौन सी लेटेंसी करती है, कौन सी अपना जो है ना चलो वो चलो मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और थैंक यू सर। आस्किंग क्वेश्चन। और जैनब, अब अगला टॉपिक आपने क्या प्रिपेयर करना है और अरसलान ने क्या करना है? ये दो लोग तो मेरे पक्के दोस्त हैं, ये बाकी लोग भी दोस्त बन जाए, हसाम भली साहब भी बन जाए, ठीक है। और बाकी फर्स्ट ईयर, कोई इनमें फर्स्ट ईयर हैंड रेज करे, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर? अब हाँ जी सर आपने मेरा हैंड रेज कर दूं?